इसमें दो चीज लिखा है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, अर्थशास्त्र का मतलब हुआ इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था का अर्थ हुआ इकोनॉमिक। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ने वाले वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके सिद्धांत के बारे में नहीं पढ़ रहे। देखिए इसमें क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो। ठीक है, मतलब हम लोग जो भी आर्थिक क्रिया कर रहे हैं जिससे या तो प्रॉफिट हो या तो लाभ हो, ठीक है, ये सब आर्थिक गतिविधियां कहलाती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था यानी जो इकोनॉमी का जो शब्द होता है या इकोनॉमी जो शब्द है, वो जो शब्द है वो वास्तव में अगर इसके पीछे कोई चीज नहीं लगाया जाता है, जैसे अगर हम लोग इकोनॉमी बोले तो इकोनॉमी जो है एक अधूरा तत्व है जब तक इसके पीछे किसी भी चीज का इकोनॉमी नहीं। जैसे देश का इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी लगा तब जाके ये शब्द कंप्लीट हो पाता है, जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए, अगर जोड़ दिया जाता है तो वो पूरा हो जाता है। ठीक है, वास्तव में जब हम किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी देश घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। जो एक आर्थिक गतिविधि में होती है वो हर चीज। अब देखिए अर्थव्यवस्था की परिभाषा दिया गया, ये जो परिभाषा है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया। न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर बांटा गया। ठीक है, इसमें चार कैटेगरी बांटा गया, सबसे नीचे वाली मतलब नीचे आय वाली, उसके बाद लोअर मिडिल इनकम, फिर हाई मिडिल इनकम और उसके बाद हायर मतलब कि सबसे ऊंची जो व्यवस्था आ गई। ठीक है, इसमें अगर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय इतना होगा, अगर 0 से लेकर $995 तक है तो वो नीची आय वाली मतलब देश होगी। अगर 995 से एक ऊपर बढ़ा दिया, 996 से लेकर 3895 US डॉलर तक है तो वो नीची मतलब लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। अगर 3896 से 12,055 US डॉलर अगर सकल राष्ट्रीय आय है प्रति व्यक्ति तो उच्च मध्य आय वाली होगी। और अगर इससे ज्यादा यानी 12,055 से ज्यादा है तो वो उच्च आय वाली कंट्री होगी। ठीक है, और यह वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का किया हुआ है। उसके बाद ये देखिए विश्व की टॉप 10 अर्थव्यवस्था जो है 2023 के हिसाब से कौन कौन है, वो भी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। सबसे एक नंबर पे आता है यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी और पांचवें नंबर पे भारत। तो हम लोग टॉप 5 में आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ये देखिए यूएसए का जो है $26 ट्रिलियन का इकोनॉमी है और भारत का इकोनॉमी कितना, $3.8, यानी मान के चलिए लगभग कितना, 6 साढ़े 6 गुना के आसपास, अगर इसको 4 भी जूम कर लेते हैं तो। 7 गुना ज्यादा, लगभग 6.5 7। 3.8 और 26 है लगभग। उसके बाद निजी की हम डेफिनेशन या क्लासिफिकेशन देखें, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष और राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया। ये 3 सेक्टर में बांटा गया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया, इसके अलावा राज्य हो गया, इसके अलावा मिश्रित हो गया। हम लोग जैसे इंडिया में हम लोग रहते हैं तो हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे पूंजीवादी भी मिक्स होगा और राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी मिक्स है, तो इन दोनों से मिलकर बनता है मिक्स यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में देखिए इसमें क्या होता है कि कितना उत्पादन करना है या क्या उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब कौन तय करेगा, बाजार तय करेगा। ठीक है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब कौन तय करेगा, तो बाजार तय करेगा। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। ठीक है, 1776 में एक बुक आया था एडम स्मिथ का, द वेल्थ ऑफ द नेशन,
को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत मानता है। कहा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से मानी है? एक बुक था एडम स्मिथ का, द वेल्थ ऑफ नेशन, वहां से मानी जाती है। ये पूछा गया एग्जाम में कि बुक किसका है, तो एडम स्मिथ का बुक है। कब प्रकाशित हुआ? 1776 में। क्या? राज्य अर्थव्यवस्था यानी स्टेट ओन्ड। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोकप्रियता के विरोध स्वरूप, मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब अपने चरम पे था, उसके अपोजिशन में ये डेवलप हो गया राज्य अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें उत्पादन हो गया, आपूर्ति हो गया और कीमत, इस सब का निर्धारण कौन करेगा? सरकार के द्वारा किया जाएगा। हम लोग पूंजीवादी में देखे थे कि उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सब का निर्धारण कौन कर रहा था? तो मार्केट तय कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कौन तय कर रहा है? तो राज्य यानी सरकार के द्वारा तय किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था हो गया, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैली नजर आती है। एक सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, जबकि 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। ठीक है, ये एक कट ऑफ डेट दे दिया गया 1985। अगर इससे पहले जो चीन की अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थे। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? उत्पादन के जो साधन है उस पर सामूहिक नियंत्रण की बात की गई। अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या था कि सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था। देखिए यहाँ ध्यान से, समाजवाद और साम्यवाद में बारीक सा डिफरेंस है। साम्यवाद में क्या हो रहा है कि जितना भी सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी किसके? सरकार के अधीन था। ठीक है, ये वह साम्यवाद और समाजवाद के बीच डिफरेंस। दो चीज हम लोग देख चुके हैं, एक पूंजीवाद, एक राज्य अर्थव्यवस्था। और राज्य अर्थव्यवस्था में भी दो चीज देखे, समाजवाद, एक साम्यवाद। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहले बार 1917 में आई। ठीक है, वहां पे बोल्शेविक क्रांति हुई। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुआ था? रसिया। रूस के अंदर। बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन में सामने आया था। वही इसका आदर्श रूप जो बात किया ना, वो साम्यवाद है और समाजवाद उसका व्यवहारिक रूप है। फिर हम लोग इस बॉक्स में आते हैं, लेकिन नीचे पहले देख लेते हैं। फिर देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है। ये तीसरा टाइप है। इसमें पूंजीवाद के भी गुण मिलेंगे और इसमें राज्य अर्थव्यवस्था के भी गुण मिलेंगे। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होंगे तथा कुछ लक्षण जो होंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के होंगे। यानी सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व बना रहेगा। ये कब आया? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होने लगे तो जो उपनिवेशवाद के देश थे वो लोग आजाद होने लगे। उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। सीधा सीधा बात समझिए, जो तीसरी दुनिया के देश है ना, वहां पे कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरी दुनिया के देश को हैं जो द्वितीय विश्व के बाद आजाद हुए हैं। इनमें भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल है। भारत में भी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम उठाना चाहिए। किसके द्वारा ये सुझाव दिया गया था? तो केन्स के द्वारा सुझाव दिया गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखेगा। केन्स कह रहा है पूंजीवाद को समाजवाद की तरफ मिल जाना चाहिए और एक प्रोफेसर लॉन्ज है, ये कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की और कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। तो केन्स क्या कह रहे हैं? पूंजीवाद से कहाँ जाना? समाजवाद। लॉन्च क्या कह रहा है? समाजवाद में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मिलाने के लिए। ठीक है, फिर बंद अर्थव्यवस्था, जैसे हम लोग कहते हैं कि 1991 से पहले हम लोग की इकोनॉमी कैसी थी? बंद इकोनॉमी थी। ठीक है, वही टर्म है। बंद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो निर्यात होगा, मतलब किसी प्रकार का एक्सपोर्ट नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का इंपोर्ट होगा, मतलब ना आयात होगा ना निर्यात होगा। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया क्लोज्ड इकोनॉमी। और ओपन, इसका जस्ट उल्टा, जो ओपन इकोनॉमी, जो खुली अर्थव्यवस्था होगी जिसमें सारे वर्ल्ड से कोई ना कोई कनेक्शन होगा, मतलब आयात भी होगा और निर्यात भी होगा।
ऊपर एक बॉक्स हम लोग छोड़ के देखिए, जीडीपी पीपीपी। पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद। देश वित्तीय और सांख्यिकी से जीडीपी पूर्वानुमान अनुमानों द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है। देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी सिंपल शब्दों में समझे कि आपका या कोई दो आदमी का कंपैरिजन करे, ए है और बी है, तो किसकी क्षमता ज्यादा, अगर एक ही सामान है, मान लीजिए ना 5 रुपए का कोई कॉफी का पैकेट है और इसकी क्षमता मतलब ए की क्षमता ज्यादा है तो ये ज्यादा मात्रा में खरीद पाएगा, और बी की क्षमता थोड़ा कम है तो ये कम मात्रा में खरीद पाएगा। ये होता है उसकी पावर पैरिटी, मतलब आपकी खरीदने की क्षमता कितना है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उसके हिसाब से ये 2022 का आंकड़ा है, अभी कोई लेटेस्ट आ जाएगा, देख लीजिएगा। आगे तो कुछ है। नीचे वाले एक लाइन में देख, पीपीपी का उपयोग अक्सर वैश्विक गरीबी सीमा को मापने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्माण में भी किया जाता है। ये लास्ट वाले लाइन। अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पहला बात किसमें एक टर्म यूज किया गया, आर्थिक क्रिया या आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि देख लिए थे, आर्थिक क्रिया विषय में मानव के वैसे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक हो, मतलब इनकम जनरेट कर सके, उसमें सहायक होते हुए क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहला गया। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित होता है, ठीक है। इसके हिसाब पे मतलब आय सृजन के ही हिसाब पे इसको विभिन्न क्षेत्रों को बांटते हैं, ठीक है। मेनली हम लोग तीन तीन में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। अभी चौथा आवाज नहीं आ रही। पानी पी रही लगता है जैसे। कहाँ तक आवाज नहीं गया, हेलो। कहीं भी नहीं आया। आपका ये भी चला गया। स्क्रीन पे चलेगा, आवाज कहाँ तक नहीं आया। बस वो आर्थिक क्रिया के तक आया। आर्थिक क्रिया, 1 मिनट रुक जाइए, सब आ जाएगा। कहाँ तक आया, आर्थिक क्रिया ना। आर्थिक क्रिया, ठीक है, और रुकिए यहाँ से देख लेते दोबारा से। देखिए, आर्थिक क्रिया उसको कहते हैं जिससे ना हम लोग किसी प्रकार का आयोजन कर सके, ठीक है, आय सृजन कर पाए या आय सृजन करने में सहायक हो। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधन के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवा के उपभोग, उत्पादन और वितरण से संबंधित है, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग 3 प्रकार का क्षेत्र देखते हैं, मेनली 3 प्रकार का, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अभी ठीक आ रहा है बात सब कुछ। हाँ, आवाज आ रही है। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए, वैसे क्षेत्र, इसमें वैसे क्षेत्र को शामिल किया जाता है जो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो, पर्यावरण से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से कनेक्टेड हो, ठीक है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि से, जल से, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम्पल देखिए, कृषि पूछा जाता है, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन इसी में आता है, पशुपालन इसी के अंदर आता है, खनन और उत्खनन, इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को क्या कहते हैं, रेड कॉलर जॉब कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, रेड कॉलर बोलते हैं, ठीक है।
फिर दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। ठीक है, मतलब प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है, जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उन पर यह डिपेंड करेगा। देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करेगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या कर रहे थे हम लोग, पर्यावरण से डायरेक्ट जुड़े हुए थे, मतलब सीधे रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा, प्राइमरी जो सेक्टर का जो चीज होगा वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, विद्युत हो गया, गैस हो गया, जल आपूर्ति, या इसके अलावा अन्य जन उपयोगी सेवाएं। ठीक है, इसके अलावा निर्माण, वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इनको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें भी दो चीज, अगर कोई कुशल में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, और जो श्रमिक वर्ग इसमें लगे होते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, अगर कुशल कारीगर कुशल हुआ तो फिर हम लोग बोलेंगे उसको व्हाइट कॉलर, और अगर श्रमिक है तो उसको बोलेंगे ब्लू कॉलर। और जो प्राथमिक क्षेत्र में था उसको कौन सा कॉलर बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे? यहाँ पे स्किल्ड और नॉन स्किल्ड की बात हो रही है ना, और वहाँ पे भी हाँ हाँ, स्किल्ड और अनस्किल्ड नॉन की ही स्किल्ड। बात हो रही है। ये इंडस्ट्री का हो गया, हाँ ये एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो मतलब प्राइमरी सेक्टर का बात हो गया। हाँ, फिर हम लोग तृतीय क्षेत्र को में देखिए, इसमें मेनली सर्विस सेक्टर को काउंट किया जाता है। देखिए, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में शामिल होता है, व्यापार हो गया, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं। इसके अलावा वित्तीय वित्तीय में जैसे अचल संपत्ति, जैसे घर आपका अचल संपत्ति में आता है, और व्यावसायिक सेवा, लोक प्रशासन हो गया, रक्षा हो गया, या अन्य प्रकार किसी भी प्रकार की सेवा होगा वो इसके ही अंदर आएगा, मतलब तृतीय सेक्टर में ही आएगा, तृतीय क्षेत्र में ही आएगा। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। ठीक है, भारत में जो है टर्सरी सेक्टर यानी जो तृतीय क्षेत्र है उसका योगदान ज्यादा है जीडीपी में। भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था यानी श्रम आधारित अर्थव्यवस्था ज्यादा है, लेकिन अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का बात करें तो हमारे जो टर्सरी सेक्टर है, सेवा सेवा क्षेत्र जो है उसका योगदान ज्यादा है पहले दूसरे से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद चलिए आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में दो टर्म, एक आर्थिक समृद्धि एक आर्थिक विकास। देखिए, समृद्धि और विकास ऐसा समझिए, समृद्धि कहने का मतलब है ना कि आपके पास एक घर है, ठीक है, एक घर से दूसरा घर बन गया और दूसरा घर से तीसरा घर बन गया, तो ये हुआ समृद्धि का प्रतीक। और विकास में क्या हुआ, घर तो बना है, इसके साथ साथ आपका सामाजिक विकास है, वैचारिक विकास, आर्थिक विकास, हर तरीके से विकास हुआ ना, तो वो विकास के श्रेणी में आएगा, मतलब विकास ज्यादा बड़ा अवधारणा है समृद्धि से। आर्थिक समृद्धि देखिए, आर्थिक समृद्धि से मतलब है किसी समय अवधि में, किसी किसी ड्यूरेशन में, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले वास्तविक आय से। सामान्यतः यदि जीएनपी जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रहा है। क्या हम लोग समझते हैं सामान्य शब्द में, यदि जीएनपी में, जीडीपी में और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कह रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से है। ठीक है, जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, यानी नंबर बढ़ रहा है, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, इस टाइप का, या 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हो गया, जो कि श्रम इसका शक्ति बेस्ट उपभोग। एग्जाम्पल है आपका हरियाणा, और विकास का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया आपका केरला। हरियाणा में पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, हर चीज में वो आगे है संख्या में, और वहाँ पे क्या है, हम्म, हेल्थ भी अच्छा है, एजुकेशन में भी अच्छा है, हर चीज में वो अच्छा है केरला।
ठीक है, जबकि श्रम शक्ति उपभोग पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। ठीक, तो नोट में देखिए क्या लिखा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड, मतलब कोई ना कोई आधार हम लोग को वो चाहिए ना। तो अगर आर्थिक समृद्धि को मेजर करना है तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से होता है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के आधार पर आर्थिक समृद्धि मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए आर्थिक विकास, इसमें क्या होता है। आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक यह अवधारणा है आर्थिक विकास के। यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तन से संबंधित है। यह विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। ठीक है, आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे क्या क्या, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, शिक्षा में परिवर्तन हुआ, साक्षरता दर में वृद्धि हुआ, जीवन प्रत्याशा, पोषण के स्तर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब में बेहतर हो रहा है, तो ये आर्थिक विकास की अवधारणा है। और आर्थिक समृद्धि हम लोग देखें क्या, सिर्फ परिमाणात्मक रूप से वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। ठीक है, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन थे, उन्होंने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया, जिसका अर्थ था जीवन, पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता से है। ठीक है, फिर महबूब उल हक, इन दोनों मिलके जो HDI बनाए थे, सब आगे हम लोग को मिलेगा इस बारे में। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था, चाहे वो गरीबी किसी रूप की हो। अमर सिंह का जो स्टेटमेंट है ना, UPPCS में डायरेक्ट दिया था, स्टेटमेंट दे दिया था, पूछा था कि किसका ये स्टेटमेंट। तो ये तो हो गया, गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वो गरीबी किसी रूप में हो। तो ये किसके द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग बात अभी तक ऊपर में समझे वही करक्स के रूप में लिखा हुआ है कि आर्थिक समृद्धि में क्या, तो केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, रिजल्टेंट मिलेगा। राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन हो जाए, और हम लोग आर्थिक विकास देखें कि परिमाणात्मक तो होगा ही, साथ में गुणात्मक परिवर्तन भी होगा। ठीक है, नोट में एक बात है, किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है। ठीक है, हर फैक्टर काम करेगा अर्थव्यवस्था में। उसके बाद आर्थिक विकास की माप, विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के माप तथा इसमें 5 दृष्टिकोण है। पांचों दृष्टिकोण देखिए। आधारभूत आवश्यकता प्रतिआगम, इसका जो प्रतिपादन है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रतिगम, ये सब अप्रोच है, सबका आधार है। इसका जो प्रतिपादन है मॉरिस, डेविड मॉरिस ने किया था। ठीक है, ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। इसमें क्या करते हैं ना, किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़े हम लोग इकट्ठा करते हैं। एक तो करते हैं IMR यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर और 1 वर्ष आयु के जीवन प्रत्याशा। ठीक है, इसके आधार पर करते हैं, और इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर 100 के बीच में होता है। अगर 100 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो वो कंट्री अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन अगर एक की ओर बढ़ रहे हैं तो उसकी स्थिति क्या हो रही है, लगातार खराब होते जा रही है। तो इसमें हम लोग 3 आधार देखे, क्या क्या देखे थे। एक तो IMR देखे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। दूसरा हम लोग देखे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट एज 1, मतलब 1 साल की उम्र तक का। और इसका जो पैमाना था 0 से लेकर 100 के बीच में था। ठीक है, अगर 100 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर 1 की तरफ बढ़ रहा है तो खराब स्थिति में। ठीक है, तीसरा मेथड देखते हैं क्रय शक्ति समता विधि, यानी परचेजिंग पावर, जो हम लोग शुरुआत में देखे थे। इसमें देखें, इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था, और आजकल इसी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इस विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के हिसाब से 2012 में क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये 2014 का रिपोर्ट है।
फिर निवल आर्थिक कल्याण। एक मिनट। निवल आर्थिक कल्याण, देखिए इसमें क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से क्या घटा देना, उत्पादन की जो छिपी लागत है या आधुनिक नगरीकरण की जो हानियां हैं और अवकाश तथा गृहिणियों की सेवा, इनको क्या करते थे, हटा देते हैं। सैमुअल्सन, इनका मानना था कि जो निवल आर्थिक कल्याण है लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार का सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा कॉप ने 1989 में किया था। उसके बाद जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माप के लिए विलियम नॉर्थाम तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर की धारणा विकसित की थी, जिसको बाद में सैमुअल्सन ने नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, उसकी अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा। बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है। कहाँ से नहीं आया था, पता नहीं कैसे बोल रहा है। कहाँ एचडीआई नेट तक आया है? इकोनॉमिक वेल नहीं, नेट इकोनॉमिक नेट वेलफेयर इकोनॉमिक, तक है। तो देख ये नोट वाले बात में आता है ना, शायद यहाँ तक होगा। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माप के लिए विलियम नॉर्थन तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की थी, लेकिन सैमुअल्सन ने इसको संशोधित किया और बाद में नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा। ठीक है, यहाँ तक आ गया था आवाज। अब तक एचडीआई आवाज में है। ठीक है, एचडीआई एचडीआई यूएनडीपी, यूएनडीपी से जुड़े जो अर्थशास्त्री जैसे महबूबुल हक हो गए जो पाकिस्तान से हैं, अमर्त्य सेन हो गए और उनके सहयोगियों के द्वारा विकसित किया गया। इसमें क्या होता है, कुछ आधार है जैसे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांक है। ठीक है, इन आधारों पर इसको जारी किया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो पहला मानव विकास सूचकांक है वो 1990 में जारी किया गया था और प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इसमें क्या होता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है। ठीक है, अगर आप 1 की तरफ इसमें बढ़ रहे हैं तो आप अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, और 0 की तरफ है तो फिर इसमें देखिए नीचे रेंज 0 से लेकर अगर 0.550 तक है तो निम्न हो गया, अगर इससे लेके 0.550 से लेके 0.700 तक है तो मध्यम, और 0.700 से लेके 800 तक है तो उच्च मानव विकास वाले देश, और 0.800 से लेके 1 के बीच में है तो बहुत अच्छा, यानी बहुत उच्च मानव विकास। 2012 में जो है ये रिपोर्ट जारी नहीं किया गया था। ठीक है, 2012 में इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया। अभी नीचे रैंकिंग लिखा हुआ है, कौन जारी करता है, ये ऑलवेज करंट का सब्जेक्ट होता है कि करंट में डाटा याद रखना होता है। हाँ, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जारी करने वाला निकाय कौन सा है, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे आज ही। उसके बाद यूएनडीपी के बारे में देख लेते हैं। यूएनडीपी जो रिपोर्ट निकलता है, देखे यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क के अंदर है। इसका प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या है, सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, लोकतांत्रिक शासन एवं शांति स्थापना, जलवायु एवं आपदा प्रबंधन करना, लैंगिक समानता, आपदा प्रक्रिया विकास। इसमें एक याद रख लीजिएगा ये। यूएनडीपी गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाता है, नेतृत्व कौशल,
साझेदारी क्षमता तथा संस्थागत क्षमता को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है। कितना बात याद रखना है, यूएन का नेटवर्क है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रतिक्रिया, लैंगिक समानता में काम करता है, विभिन्न संस्थाओं को सपोर्ट देता है। बस। और कितना देश में है, तो कितने देश में, तो लगभग 70 देशों में काम करता है। कम भी याद रहे लगभग लिख के तो काम आपका चल जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2021, देखिए ये भी नहीं पढ़ने का नीड है। ये नहीं, करंट कब पढ़ लेगा, अभी तो कब चले, 2024 चल रहा है ना, तो 2023 का रिपोर्ट आया हुआ होगा, तो ये नहीं पढ़ा जा। उसके बाद आइए, इसमें सिर्फ देखें क्या करेंगे हम लोग पढ़ के, कि जो आधार होगा वो देख लेंगे और जो लेटेस्ट रैंकिंग होगा उसको स्किप कर देंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं लैंगिक समानता सूचकांक। लैंगिक असमानता सूचकांक को देखें, इसको पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा ही जारी करते हैं, तो यहीं पे साइड में लिख दीजिए यूएनडीपी। कब, 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया था, ठीक है, उसी रिपोर्ट के अंदर ये लैंगिक असमानता सूचकांक, ये भी कितना 3 आयाम का उपयोग करता है और पुरुष और महिलाओं की उपलब्धि में असमानता के स्तर को मापता है। ठीक, इसमें क्या क्या, प्रजनन स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण और श्रम बाजार के रूप में। लैंगिक असमानता सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है, जैसे एचडीआई का था, जिसमें 0 जो होता है कोई असमानता नहीं होने का संकेत, मतलब 0 है तो बहुत बढ़िया, मतलब वहां पे किसी प्रकार का असमानता नहीं है, और 1 पुरुष और महिला के बीच में पूर्ण